वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीएम समाधान। कैसे हैं आप सब लोग स्टूडेंट्स? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आप मेरे इस लुक को देख करके थोड़ा सरप्राइज हो रहे होंगे कि सर आपका जो है बाल था सब बाल वगैरह नहीं है। तो स्टूडेंट है कुछ पर्सनल रीज़न, हर किसी के घर में कुछ न कुछ पर्सनल रीज़न होता है, उसकी वजह से ये सर का हाल होता है। ठीक है, बट हमें क्या ध्यान रखना है, हमें अपने इरादा को मजबूत रखना है। लाइफ में प्रॉब्लम आएगा ही, है ना, तो हमें उसे आगे बढ़ना है। तो प्रॉब्लम आएगा, आने दीजिए, आपको हमेशा आगे बढ़ना है, क्योंकि मैंने आपको हमेशा बुलाया ना, आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, आपका इरादा कभी बदलना नहीं चाहिए, है ना। आपका प्लान भले चेंज हो सकता है, आपका योजना चेंज हो सकता है, लेकिन आपका इरादा चेंज नहीं होना चाहिए। और दूसरा चीज़, आपको खुद से प्यार होना चाहिए। अगर आप अपने आप को प्यार नहीं करोगे तो आपसे कोई प्यार नहीं करेगा, ठीक ना। तो लुक जैसा भी हो, मेन आपका पर्पस होना चाहिए। टीचर तो वही है, पढ़ा भी वही रहा है, सब कुछ वही मिलने वाला है, तो हम लोग को ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देना है, हम लोग को अपने पढ़ाई पे ध्यान देना है, अपने इरादा को पूरा करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसा कि आपको अच्छे से पता है, हम लोग मैथ्स में चैप्टर नंबर 24 ही कंटिन्यू करेंगे। तो मैथ्स में चैप्टर नंबर 24 में मैंने आपको मीन के बारे में डिटेल में बता दिया है, मीडियन के बारे में डिटेल में बता दिया, जितने पॉसिबल टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है। ओके, अब हम बात करते हैं कि आपका आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले। आज हम लोग मेनली क्वारटाइल और जो है वो हम लोग मोड के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वारटाइल क्वारटाइल बहुत ही आसान है, इसमें आपके 4 फार्मूले हैं। अगर उन 4 फार्मूले को आप अच्छे से याद कर लेते हैं, प्रैक्टिस के साथ याद कीजिए, ठीक है ना, तो आप आराम से क्वारटाइल के क्वेश्चन बना सकते हैं। क्वारटाइल निकालने के लिए भी ओजाइव का जरूरत होता है। और उसके बाद हम बात करते हैं मोड। मोड में केवल 3 तरह का क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। एक आपका रॉ डेटा का बनता है, एक आपका टेबुलेटेड डेटा का बनता है, और एक आपका बनता है ग्रुप्ड डेटा का, ठीक ना। तो 3 तरह का क्वेश्चन, सबसे आसान आपका मोड निकालना ही होता है। तो ये सारा कुछ आज हम लोग देख लेंगे, ठीक है ना। और लास्ट में हम लोग 2 बोर्ड के क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें सीखेंगे कि बोर्ड में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि जो मैं सिखा रहा हूँ ये सभी बोर्ड के पैटर्न पे ही क्वेश्चन मैं सिखाता हूँ, ठीक ना। फिर भी मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको 1-2 दूंगा ताकि आपको और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि ये क्वारटाइल होता क्या है। तो देखिए, क्वारटाइल एक्चुअली है क्या, जो गिवन डेटा है ना उसमें आपका वैल्यूज होता है, ठीक ना। जो क्या करता है, पूरे वैल्यूज को, पूरे जो डेटा है ना उसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। मतलब क्या, देखिए जैसे मान लीजिए ए बी, आपको ए बी एक लाइन लग रहा होगा, बिल्कुल लाइन है, बट हम यहाँ पर ए बी को मानेंगे कि ये ढेर सारा डेटा है, और इन डेटास को क्या किया गया, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है। देख सकते हैं, ये आपका फर्स्ट इक्वल पार्ट है ना, ये आपका सेकंड इक्वल पार्ट, ये थर्ड इक्वल पार्ट, और ये फोर्थ इक्वल पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो Q1 है ये क्या है, ये Q2 क्या है, और ये Q3 क्या है, ठीक है। तो देखिए यहाँ जो ये Q1 है इसे बोलते हैं हम लोग लोअर क्वारटाइल, ये जो Q2 है ये आपका मिडिल क्वारटाइल, इसी को हम लोग मीडियन भी बोलते हैं, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके अच्छे से। और ये जो Q3 ये आपका है अपर क्वारटाइल, ठीक है। ओके, अच्छा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपको डेटा हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है ना। चलिए, तो अब यहाँ पर फॉर्मूला क्या है वो ध्यान से सुन लीजिए। अगर आपका n ऑड है तो जो लोअर क्वारटाइल होगा उसका फॉर्मूला होगा n+1/4th टर्म। और अगर आपका मतलब Q3 अपर क्वारटाइल निकालेंगे तो 3 × n+1/4, यानी एक अगर याद है तो उसमें आपको बस 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है ना। तो और अगर आपका n इवन है तो Q1 होगा, यानी कि लोअर क्वारटाइल होगा n/4th टर्म, और Q3 होगा 3n/4 इंटू 3n/4 4th टर्म, ठीक है। ओके, और एक आपका फॉर्मूला इंटर क्वारटाइल रेंज, ये होता है Q3 माइनस Q1, जिसमें Q3 हमेशा Q1 से क्या होगा, ग्रेटर होगा, ये ध्यान रखना है। तो इन कुछ बातों को आप ध्यान रखिएगा, अब आराम से हम क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो यहाँ पर n क्या है, या तो आपको पता है अच्छे से ना, n आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए, तो आई होप आपको क्वारटाइल का मतलब समझ में आ गया, और ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले वो आपको समझ में आ गया। तो फॉर्मूले आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को लगाते हैं, ठीक है ना। ओके, देखिए क्या लिखा, फाइंड द लोअर क्वारटाइल, अपर क्वारटाइल एंड इंटर क्वारटाइल रेंज फॉर द डेटा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले डेटा को अरेंज करना है, और किस ऑर्डर में अरेंज करना है ये भी मैंने आपको बता दिया है, हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज कीजिए। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए क्या करना होता है, लोअर टू स्मॉलर टू ग्रेटर जाते हैं ना, ठीक है ना, या लोअर टू हायर जाते हैं। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले 7 लिखेंगे,
फिर क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 11, फिर 13, फिर 15, फिर 17 और फिर आपका 19 लिख दिया। चलिए अब एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले हमको निकाला है लोअर क्वारटाइल, लोअर क्वारटाइल। तो लोअर क्वारटाइल को Q1 से डिनोट करते हैं और n का वैल्यू आप बताइए। यहाँ पर n क्या आया है, n आपका 7 आया। 7 क्या है, ऑड या इवन? ऑड है। तो जब ऑड है तो ऑड वाले में देखिए, जब n ऑड होता है तो लोअर क्वारटाइल क्या लिखते हैं, n+1/4 टर्म, n+1/4th टर्म। ठीक है, ओके। तो देखिए n की जगह आप क्या डालिएगा, 7 डालिएगा, तो 7+1/4 हो जाएगा। ठीक ना, यानी ये कितना निकल के आएगा, 7+1 8/4, यानी कि सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म आपका बताइए कौन सा होगा। देखिए दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म, यानी सेकेंड टर्म आपका क्या निकला 9 लिखना। ये फर्स्ट आपका आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड नंबर पे आते हैं। चलिए सेकेंड नंबर पे ध्यान से देखिए, आपका जो है अपर क्वारटाइल निकालना है। क्या निकालना है, अपर क्वारटाइल। अपर क्वारटाइल, अपर क्वारटाइल को हम Q3 से डिनोट करेंगे। अब यहाँ पर मैंने बोला ये, अगर आपको लोअर क्वारटाइल याद है तो अपर क्वारटाइल में कोई दिक्कत नहीं है, बस 3 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, बाकी सब कुछ वही हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर n का वैल्यू ये देखिए, n+1/4 आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं ना। जो कितना आया था, सेकेंड टर्म आया था, तो 3 × 6 कर दीजिएगा, डायरेक्ट आपका 6th टर्म आ जाएगा। 6th टर्म आ जाएगा। और आप देख सकते हैं जो 6th टर्म है, उल्टा चलिए, ये है 7th टर्म और ये 6th टर्म, तो 6th टर्म कितना आया है, 17 आया है। ये आपका सेकंड का आंसर हो गया ना बाबू। चलिए अब थर्ड हम बात करते हैं, इसका नाम क्या है, इंटर क्वारटाइल रेंज। इंटर क्वारटाइल रेंज, इंटर क्वारटाइल रेंज। इंटर क्वारटाइल रेंज कैसे निकालेंगे, इंटर क्वारटाइल रेंज निकालने के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, आपको जो है वो ध्यान रखना है, आपको फॉर्मूला होता है हमेशा Q3 माइनस का Q1। तो Q3 कितना आया, 17 आया, और Q1 कितना आया, 9 आया। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 8 आएगा। सो ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान था ना, तो आपको फॉर्मूला याद था। अच्छा, अगर यहीं पर n आपका इवन होता तो उस केस में लोअर क्वारटाइल का फॉर्मूला n/4th टर्म हो जाता और आपका अपर क्वारटाइल का फॉर्मूला 3n/4th टर्म हो जाता। और इंटर क्वारटाइल रेंज का फॉर्मूला तो वही है। आपके एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन, जब आप बड़े क्वेश्चन देखोगे, उसमें इंटर क्वारटाइल रेंज दिखता है निकालने के लिए। क्यों देता है, क्योंकि इंटर क्वारटाइल रेंज तभी निकलेगा जब आपको Q3 और Q1 का वैल्यू पता होगा। तो आपको ऑलरेडी पहले से ही निकालना पड़ेगा Q1 और Q3 का वैल्यू, और जब वो निकालोगे तभी आपका इंटर क्वारटाइल रेंज निकलेगा। समझ में आ गया, तो फटाफट आई होप आपको समझ में आ गया, इसको नोट कर लीजिए। अब हम एक ऐसा क्वारटाइल का क्वेश्चन देखेंगे जो ओजाइव से बनता है। ओके चलिए, वो सेकंड टाइप का क्वेश्चन होगा, इसको नोट करो। ओके स्टूडेंट्स, सो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जो कि क्वारटाइल पर बेस्ड ही है। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है, जिस टेबल में आपको स्कोर दिया हुआ है, कितना कितना स्कोर है और कितने शूटर्स हैं, है ना, कि 5 ऐसे शूटर हैं जिसका स्कोर 0 से 10 के बीच में आया है, 9 ऐसे शूटर से जिसका स्कोर 10 से 20 बीच में आया है, एंड सो ऑन। ठीक है ना। और यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ओजाइव ड्रॉ करना है। ओजाइव ड्रॉ करना है, और ओजाइव ड्रॉ करने के बाद आपको क्वेश्चन निकालना है, जैसे मीडियन निकालना है, इंटर क्वारटाइल रेंज निकालना है, और ये क्वेश्चन निकालना है। ठीक ना। ओके, तो यहाँ पर आपको ओजाइव ड्रॉ करने अच्छे से आना चाहिए। और ओजाइव ड्रॉ करने के लिए जो बेसिक बातें हैं वो सब कुछ मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। अगर जिसको अभी भी ओजाइव ड्रॉ नहीं करने आता है, तो इसका जो चैप्टर नंबर 23 है उसमें जाकर आप सीख लीजिए, जहाँ पर मैंने आपको डिटेल बताया है हिस्टोग्राम और ओजाइव कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने आपको बोला था ना, इंटर क्वारटाइल रेंज जनरली पूछता है। रीज़न ये है कि इंटर क्वारटाइल रेंज में आपको लोअर क्वारटाइल भी निकालना पड़ जाएगा और आपका अपर क्वारटाइल भी निकालना पड़ जाएगा। ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको थोड़ा बाहर की आवाज़ आ रहा होगा, बारिश का मौसम है, बारिश हो रही है, तो आई होप कि मेरा आवाज़ आप तक सही से जा रहा है। अगर आपको मेरा आवाज़ सही से जा रहा है ना, तो प्लीज़ थोड़ा सा बाहर की आवाज़ को इग्नोर कीजिए और पढ़ाई पे फोकस कीजिए। ओके, तो चलिए देखिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ओजाइव ड्रॉ करेंगे, और ओजाइव ड्रॉ करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पर CF निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं फिर से एक स्मार्ट चीटिंग करने जा रहा हूँ, और आप लोग अच्छे से जानते हो कैसे वो स्मार्ट चीटिंग में करता हूँ। ठीक है ना। ओके, तो मेरा स्टेप थोड़ा सा बच जाएगा यहाँ पर,
और दूसरा चीज़ है कि मेरे पास स्पेस भी कम है। ठीक, देखिए यहाँ पर ये क्या हो गया, हमारा क्लास इंटरवल, ये हमारा फ्रीक्वेंसी हो गया, और यहाँ पे क्या निकाल देंगे, CF निकाल देंगे। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना आपको अच्छे से आता है। क्या लिखते हैं पहले बाबू, 5, 9 और 5 14 हो गया, 14 और 16 आपका 30 हो गया, 30 और 22 52 हो जाएगा, 52 और 6 58, 58 68 78 हो जाएगा, 78 और 18 जोड़िए, 78 और 86 और 10 96 हो जाएगा, 96 और 1 97 और 10 107 हो जाएगा, 107 और 6 113 हो जाएगा, 113 और 4 117 हो जाएगा, और 170 और 3 17 और 3 120 हो जाएगा। ठीक है, यानी n का वैल्यू आपका कितना आ गया, 120 आ गया। उसको हम लोग बाद में करेंगे। तो सबसे पहले आप ओजाइव ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है ना। तो ओजाइव ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना होता है, ध्यान से सुनते जाइए। ये हमारा x एक्सिस y एक्सिस हो गया, ठीक है, x एक्सिस y एक्सिस। x एक्सिस पे हम क्लास इंटरवल को रखते हैं, तो 0 से शुरू हो रहा है और आपको 100 तक जा रहा है। एज लिख दीजिए, देखिए 10 20 30 40 50 60 70 80 90 एंड 100। हाँ, क्लास इंटरवल, ठीक है, क्लास इंटरवल। तो देखिए उसके बाद हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये हमारा क्लास इंटरवल, यहाँ पर हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आप देखिए 5 है, इस तरह से आपको है, तो आप 10 का टेबल लिख सकते हो, है ना। देखिए 10 20 40 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120, ठीक है, ओके, लिख दिया। चलिए अब आपको स्केल लेना आना चाहिए। ये हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ये हमारा क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक, मैं यहाँ पे स्केल लिख रहा हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया है, फॉर x एक्सिस मैंने क्या लिया है, 2 सेंटीमीटर बराबर 10 स्कोर्स लिया है, 10 स्कोर्स लिया है, ठीक है ना। और फॉर y एक्सिस की बात करेंगे, 2 सेंटीमीटर बराबर मैंने यहाँ पर 10 शूटर्स लिया है। क्या लिया है, 10 शूटर्स, ठीक है ना। आप इस स्केल को लिख लीजिए। रीज़न है क्योंकि मुझे जहाँ जरूरत पड़ेगा मुझे इरेज करना पड़ेगा, तो मैं इरेज कर दूंगा बाद में, इसलिए आप इसको आप लिख लीजिए, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ और, आपको ये ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है, ठीक है ना। ओके, अब आप बोलोगे सर आप तो ग्राफ पेपर पे प्लॉट नहीं करते हैं। तो बाबू देखिए, एग्ज़ाम आप लोग को देना है, मुझे एग्ज़ाम नहीं देना है। तो मैंने ऑलरेडी ग्राफ पेपर पे बहुत सारा प्रैक्टिस किया है। अगर किसी को सच में ग्राफ पेपर प्लॉट नहीं करना तो एक बार आप हमें कमेंट तो कीजिए, मैं अपने तरफ से जितना मुझे होगा मैं आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, ठीक ना। तो आप ये पर्पस रखिए, अगर आपको कहीं भी डाउट हो रहा है आप बेहिचक हमसे पूछ सकते हैं कि सर हमें ग्राफ पेपर प्लॉट करने नहीं आ रहा है, क्योंकि आपको ग्राफ पेपर पे ही प्लॉट करके लाना है, तब आप एग्जैक्ट निकालोगे। आप खुद जरा इमेजिन कर लो कि मैं आपका रफ जब इतना अच्छा से बना सकता हूँ तो ग्राफ पेपर पे और अच्छा ही मेरा बनने वाला है, ठीक ना। क्योंकि अगर मेरे पास नॉलेज है तभी मैं आपको बता पा रहा हूँ। अब इसी चीज़ को मुझे ग्राफ पेपर प्लॉट करना है तो मुझे क्या दिक्कत आएगा, आप खुद दिमाग लगाइए, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक ना। तो फोकस आप अपने पर रखिए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक ना। चलिए देखिए, तो ये हमारा हो गया। अब हमको क्या निकालना है, पॉइंट्स को प्लॉट करना होता है ना। तो पॉइंट्स को कैसे प्लॉट करेंगे, तो पॉइंट्स को प्लॉट करने के लिए आपको कोऑर्डिनेट चाहिए होता है। कोऑर्डिनेट देखिए, आपको अपर क्लास लिमिट लेना होता है और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखिए क्या है, 10 और 5, तो देखिए ये रहा 10 और ये रहा 5, बिल्कुल यहाँ पर बीच में आएगा, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट मिल गया। सेकंड पॉइंट 20 और 14, तो देखिए 20 और 14 आपका जो यहाँ पर आएगा अप्रोक्स, ठीक है। और उसका 30 और 30, तो 30 तो हम बिल्कुल ये एग्जैक्ट यहाँ पर आएगा, ठीक है।
और फिर आपका देखिए 40 और 52, 40 और 52, 52 50 से जस्ट ऊपर थोड़ा सा, है ना, यहाँ पर आएगा। फिर उसके बाद 50 और 78, ये रहा 50 और 78, 78 80 से ज़रा सा नीचे आएगा ना बाबू, यहाँ पर आएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद 60 और 96, 60 और 96, 96 तो आपका 95 से थोड़ा सा ऊपर, यानी यहाँ पर आएगा, मान लेते हैं यहाँ पर आएगा, ठीक है। और उसके बाद आपका 70 और 107, 70 और 107, तो 107 यानी 110 से जस्ट थोड़ा सा नीचे यहाँ पर आएगा। अब मुझे मिटाना पड़ेगा, ठीक है ना, ये मैं मिटा देता हूँ। आई होप आपने स्केल लिख लिया होगा, ठीक है ना। ओके चलिए, तो देखिए अब उसके बाद आपका यहाँ पर 80 और 113, 80 और 113 किस पर आएगा, देखिए ध्यान से, 113 जस्ट इससे थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि सब कुछ इसी में आ जाएगा, ठीक है। और 90 पे देखिए, 90 पे आपका 117 है, तो जस्ट इससे थोड़ा सा, ठीक है। और आखिरी 100 पे कितना है, 120, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसको फ्री हैंड से मिला दोगे। ओजाइव आपका शुरू कहाँ से होगा, आपका फर्स्ट क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट, और आपका एंड कहाँ पे होगा, फाइनल क्लास इंटरवल के अपर लिमिट, यानी 0 से शुरू होगा और 100 पे खत्म होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया, ये हमारा ओजाइव बन गया। अब हम इसकी ज़रूरत नहीं है, हमारे पास स्पेस का है, तो मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ ताकि हम क्वेश्चंस के लिए थोड़ा सा जगह निकाल सकें, ठीक है ना। चलिए तो मैं, आप इसको फटाफट नोट कर लीजिए। अब आपसे जो पूछा गया है वो करते जाइए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या आपसे पूछा गया, आप ये ग्राफ पेपर के अंदर मत कर दीजिएगा कैलकुलेशन वगैरह, ये तो आपको एकदम साफ सुथरा बनाना है। मेरे पास स्पेस कम है, तो इसको मैनेज करने के लिए मैं इधर का स्पेस और इधर का स्पेस यूज़ करने जा रहा हूँ। समझ में आ गया। मैं आप लोग को साथ साथ ये भी बताते चलता हूँ कि आपको क्या गलती नहीं करना है, ठीक है ना। तो जो गलती नहीं करना है उसको नहीं करना है, उसको आपको एक्सेप्ट करके चलना है, वरना आप भी ऐसा गलती मत कर दीजिएगा। मैं कहीं कहीं कैलकुलेशन इधर उधर कर रहा हूँ, इसका मतलब मेरे पास स्पेस कम है, इस वजह से आप कैलकुलेशन वगैरह को साइड में ही कीजिएगा। समझ में आ गया। चलिए देखिए, तो फर्स्ट जो पार्ट था उसमें आपको क्या निकालना है, फर्स्ट पार्ट में आपको निकालना था मीडियन। मीडियन तो n का वैल्यू आपको पता होना चाहिए ना। यहाँ पर देखिए जो n का वैल्यू है वो कितना दिया था, 120, अभी निकाले भी थे हम लोग, 120, 120, ठीक है ना। चलिए अब आप बताओ n इवन है कि ऑड है, ऑड है कि इवन है, इवन है, तो इवन है, तो इवन है तो मीडियन का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, n/2, इतना टर्म होता है। तो n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू 120, तो 120 डाल दीजिए, बाई 2 कीजिए, सॉल्व करने पे कितना आएगा, 68 टर्म आएगा। अब 68 टर्म से आपको यहाँ पर प्लॉटिंग करना है, ठीक है ना। ओके, तो क्या करोगे, जब आप 68 टर्म से निकालोगे तो देखिए ध्यान से समझते जाइएगा, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन लीजिए बिल्कुल, और आपका इसके बीच में कहीं जाके गिरेगा, देखिए, ठीक है। 40 और 50 के बीच में रफ आ रहा है, आप जब ग्राफ पेपर करोगे आपका एकदम एग्जैक्ट आएगा, तो ये आपका इसका आंसर 43 आएगा। कितना आएगा, 43, तो फर्स्ट का आंसर आ गया 43। सेकंड की बात करते हैं। सेकंड नंबर में क्या पूछा आपसे, सेकंड नंबर में आपसे पूछा है इंटर क्वारटाइल रेंज। तो इंटर क्वारटाइल रेंज निकालने के लिए आपको Q1 Q3 दोनों निकालना पड़ेगा। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लोअर क्वारटाइल। तो लोअर क्वारटाइल निकालना है यहाँ पर, तो यहाँ इवन है ना, इवन है कि नहीं, तो इवन है तो क्या लिखेंगे फॉर्मूला, n/4 लोअर क्वारटाइल में, n की जगह 120 डाला, तो 120/4 कर दिया, 30th टर्म हो गया, 30th टर्म। तो 30th टर्म है, तब आप क्या करना है, 30th टर्म पे जब निकालोगे बिल्कुल ये 30 पे जाएगा और 30 को ही काटेगा, ठीक है ना। ओके, अच्छा ये अभी आप एरो ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है। ओके चलिए,
ये आपका 30 आ गया। कितना आ गया? 30 आ गया। लोअर क्वारटाइल आपका 30 आ गया। अब बात करते हैं अपर क्वारटाइल निकालना पड़ेगा, जिसको Q3 से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा? 3n/4, ठीक है ना। n/4 कितना निकला है? 30, तो 30 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 90th टर्म। अब 90th टर्म निकालना है तो क्या करेंगे? देखिए यहाँ से आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिएगा जो यहाँ कहीं काटेगा, है ना, और ये जा करके बिल्कुल आपका 50 और 60 के बीच में कहीं पे जाके गिरेगा, ठीक है ना। तो ये आपका जो है कितना आ जाएगा? ये लगभग जो है ये आपका 57 के आसपास आ जाएगा, 57 के आसपास आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये मैं रफ बना रहा हूँ, फिर भी आपका ऑलमोस्ट देखो मेरा सही आ रहा है। आप इसको जब ग्राफ पे बनाओगे आपका 100% करेक्ट आएगा, और ग्राफ तो प्लॉट करना आना चाहिए। अब आपको निकालना क्या था? इंटर क्वारटाइल रेंज निकालना है। इंटर क्वारटाइल रेंज निकालना है, ठीक है। तो इंटर क्वारटाइल रेंज निकालना होगा तो उसमें क्या लिखेंगे? Q3 माइनस का Q1, ठीक है। ओके, अब देखो Q3 माइनस का Q1, तो Q3 माइनस का Q1 निकालना है। तो Q3 कितना है? 57, और Q1 कितना? 30, कितना है? 27 आ गया, 27 आ गया ना, ठीक है ना। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं आखिरी क्वेश्चन की, नंबर ऑफ शूटर्स हु ऑब्टेन मोर देन 75% स्कोर। इसको कैसे निकालेंगे? ये जो 75% है इसको 100 में निकालिएगा, तो 75% ऑफ 100 कितना होगा? 75 होगा। 75 होगा ना बाबू? तो 75 होगा तो आपको बताओ 70 और 80 बीच में यहाँ पर 75 जाएगा ना। तो यहाँ से आप क्या करोगे? एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना इस तरह से, ठीक है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना जो आपका जो है 110 पे जाके काटेगा, 110 पे जाके आपको काटेगा, ठीक है ना। ये एरो क्यों बनाते हैं? इससे पता चलता है कि आप कहाँ से शुरुआत करो, कहाँ पे एंड हो रहा है। इस बार ग्राफ 75 से शुरू हुआ है, ठीक है ना। तो आपको क्या पता चला? थर्ड वाले में 110 ऐसे शूटर्स हैं जिनका स्कोर 75% आया है। आपको क्या पूछा है? आपसे पूछा ऐसे कितने शूटर्स हैं जिनका स्कोर 75% से ज़्यादा आया है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे? यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ शूटर्स हु स्कोर मोर देन 75% इज इक्वल टू, टोटल शूटर कितना था? 120, ठीक है ना। और अभी आपको कितने शूटर्स आए? 110 आया, उसको माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? आपका 10 हो जाएगा। यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। समझ आ गया? चलिए एक बार फिर से समझ लीजिए। यहाँ पर आपको क्या पूछा गया? यहाँ पर आपको एक टेबल दिया हुआ था जिसमें आपको स्कोर लिखा हुआ था और आपको नंबर ऑफ शूटर्स लिखा हुआ था, ठीक है ना बाबू। फिर हमने क्या किया? उस गिवन डेटा के हेल्प से आपको ओजाइव ड्रॉ करना था, तो हमने सबसे पहले ओजाइव ड्रॉ कर लिया। ओजाइव ड्रॉ करने के बाद आपसे 3 क्वेश्चन पूछा कि मीडियन बताइए, इंटर क्वारटाइल रेंज बताइए, और ऐसे कितने शूटर्स हैं जिनका स्कोर 75% से ऊपर आया है। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले ओजाइव ड्रॉ करना है, और ओजाइव ड्रॉ करने के बाद अब आपको मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले n चाहिए। तो n आपका क्या आया है? 120, जो कि इवन है। इवन है तो n/2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 68 आएगा, और 68 टर्म आप यहाँ से निकाल लोगे, आपका 43 आ गया। फिर आपको निकाला था इंटर क्वारटाइल रेंज। इंटर क्वारटाइल रेंज होता है Q3 माइनस Q1, यानी आपको पहले क्या निकालना है? Q1 निकालना और Q3 निकालना है, यानी लोअर क्वारटाइल निकालना है। तो आपका यहाँ पर n क्या है? इवन है, और n अगर इवन है तो फॉर्मूला होता है n/4, 4th टर्म, ठीक ना। तो n का वैल्यू 120 डाला, 38 आया। 38 आया तो हमने यहाँ से वैल्यू निकाली जो कि 30 आ गया। अब अपर क्वारटाइल निकालना था तो क्या किया हमने? 3n/4 यूज़ किया। यहाँ पर हमने क्या किया? n का वैल्यू पुट किया तो ये आपका कितना आ गया? 90th टर्म आया, और 90th टर्म हमने यहाँ से निकाले, 57 आ गया। अब इंटर क्वारटाइल रेंज निकालना है तो क्या करेंगे? हम जो है Q3 माइनस Q1 कर देंगे, तो 57 माइनस 30 कितना हो गया? 27 हो गया। उसके बाद आखिरी क्वेश्चन में था ऐसे कितने शूटर्स हैं जिनका स्कोर 75% से ज़्यादा आया है। तो उस केस में क्या करेंगे? उस केस में हम लोग जो है सबसे पहले कितने ऐसे शूटर्स हैं जिनका स्कोर 75% है, तो 75 से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो आपका y एक्सिस के पैरेलल होगा। फिर आपको x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, 110 आ जाएगा।
तो 110 ऐसे शूटर्स हैं जिनका स्कोर 75% है। तो बताइए अब कितने ऐसे शूटर जिनका स्कोर 75% से ज़्यादा है, तो 120 में से 110 को माइनस कर देंगे, आपका आंसर 10 आ जाएगा। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम लोगों ने क्वारटाइल के दो इंपॉर्टेंट जो टाइप के क्वेश्चन बनता है वो मैंने आपको बता दिया। ये जो क्वेश्चन था ज़्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि इस क्वेश्चन में आपसे 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये फटाफट इसको नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम लोग मोड की बात करेंगे। ओके, तो हम लोगों ने मीन देख लिया, मीडियन देख लिया, क्वारटाइल देख लिया। अब मोड की बात करते हैं। मोड सबसे आसान है ना। तो मोड बताने से पहले एक आपका कॉन्सेप्ट रह गया था, वो मैं आपको बता देता हूँ। कभी कभार एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछता है सेमी क्वारटाइल रेंज। तो सेमी क्वारटाइल रेंज कैसे निकालिएगा? जब आप क्वारटाइल रेंज निकाल लीजिएगा ना, उसको 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, उससे आपका सेमी क्वारटाइल रेंज निकल जाएगा। समझ आ गया बच्चों? चलिए अब हम आते हैं मोड पर। तो सबसे पहले समझेंगे कि मोड मतलब होता क्या है। देखिए, मोड आपके गिवन ऑब्जर्वेशन का वह वैल्यू होता है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है, सबसे ज़्यादा बार आता है, जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो, है ना, उसे हम बोलेंगे मोड। ठीक है। अब मोड के 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनेगा? रॉ डेटा। रॉ डेटा वाले क्वेश्चन में मोड कैसे निकालेंगे? सेकेंड क्वेश्चन बनेगा टेबुलेटेड डेटा। टेबुलेटेड डेटा में मोड कैसे निकालेंगे? और एक बनेगा आपका ग्रुप्ड डेटा। तो ग्रुप डेटा में मोड कैसे निकालेंगे, इसको हम लोग समझते हैं। तो चलिए फटाफट इसको समझते जाइए। देखिए, ये तो सबसे आसान है, ठीक है ना। देखिए, इसमें आपको कोई अरेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। आपको देखना है कि ये जो गिवन ऑब्जर्वेशन है, इसमें से कौन सा ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, यानी कि जिसका सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। तो देखिए 11 दिख रहा होगा आपको, 11 सबसे ज़्यादा बार आया है। तो जो डेटा सबसे ज़्यादा बार आया है उस डेटा को ही मोड बोलेंगे, ठीक ना। तो इसका मतलब मोड कितना हो जाएगा? मोड हो जाएगा 11। और रीज़न लिख दीजिएगा क्योंकि इसका फ्रीक्वेंसी कितना है? 4 है। ये आंसर हो गया। कभी कभार बच्चे गलती क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में आंसर 4 लिख देते हैं कि 4 बार 11 आया है इसलिए आंसर हो गया 4। नहीं, आपको डेटा को लिखना है, जो डेटा जितना बार रिपीट हुआ है ना, उस डेटा को लिखना है। समझ में आ गया? बहुत ही आसान क्वेश्चन था मोड। चलिए अब आते हैं टेबुलेटेड डेटा पर। अब आपको देखिए ये क्वेश्चन बड़ा आसान है। इसमें क्या करना है, यहाँ पर आपको टेबल दिया हुआ है, ठीक है बाबू, और आपको इस टेबल को समझना है और देखना है कि इसका मोड क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर 50 बॉयज़ का हाइट दिया हुआ है, ठीक ना। इन सब का सम करोगे ना तो 50 आ जाएगा। तो और उनका हाइट दिया हुआ है, किसी का 120, किसी का 121, किसी का 122, किसी का 123 और किसी का 124 सेंटीमीटर हाइट है। तब आपको क्या करना है, आपको बताना है इसका मोड क्या होगा। तब बस देखिए कौन सा फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा बार है। ये देखिए 18 सबसे ज़्यादा बार है, तो आंसर 80 नहीं होगा, उसके ऊपर का जो डेटा है वो होगा, यानी मोड कितना हो जाएगा? 122 हो जाएगा। तो मेरे पास थोड़ा स्पेस कम है तो मैं यहीं पे इसका सॉल्यूशन लिख दे रहा हूँ, लिख देता हूँ। देखिए मोड आपका कितना आएगा? मोड आपका आएगा 122 सेंटीमीटर, है ना। तो क्यों लिखेंगे? क्योंकि इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी कितना है? फ्रीक्वेंसी आपका 18 है। सो दिस इज योर आंसर। फटाफट इसको नोट कर लीजिए। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं इस टेबुलेटेड ग्रुप डेटा की। ग्रुप डेटा में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको देखिए एक चीज़ और, यहाँ पे क्लास इंटरवल बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से मैंने डिजाइन किया है। यहाँ पर 20 - 30 नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। ये 20 to 30 है, ये 30 to 40 है, ये 40 to 50 है, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90 और यहाँ पर उसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। तो आपका जब ग्रुप डेटा हो तो ग्रुप डेटा का मोड कैसे निकालते हैं, उसके लिए सबसे पहले हम लोग हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे? हिस्टोग्राम। और हिस्टोग्राम ड्रॉ करना आपको अच्छे से आता है। तो चलिए देखिए, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ये हमारा ओरिजिन हो गया। तो 20 से 30 से लेकर 90 तक है। तो देखिए मैं शुरुआत कर रहा हूँ 20, 30, 40, 50, 60,
60, 70, 80, 90, 100 और ये हमारा क्या था, क्लास इंटरवल। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ड्रॉ करेंगे, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम आपका 11 है, यानी 2 का टेबल लिख सकते हैं। ओके, तो देखिए मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, फ्रीक्वेंसी लिख दिया। अब हिस्टोग्राम ड्रॉ करना आपको आता है, तो देखिए 20 से 30 के बीच में कितना होगा, 4 होगा। फिर देखिए 30 से 40 के बीच में 7 है, 6 और 8 के बीच में जाएगा बिल्कुल। ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है, ठीक है। उसके बाद कितना है, 9 है, फिर उसके बाद 11, 10 और 12 के बीच में, ठीक है। फिर कितना, 6, फिर उसके बाद 2, और फिर आपका 3, ठीक है। चलिए ये हमने ड्रॉ कर दिया। अब आप देखिए, अब यहाँ से ध्यान से सुनिएगा, मोड कैसे निकालेंगे। जो सबसे ज़्यादा बड़ा रेक्टेंगल है, जिसका हाइट सबसे ज़्यादा है रेक्टेंगल का, उस रेक्टेंगल को आप खोज लीजिएगा, ठीक है ना। और उसके दोनों कॉर्नर को उसके अपोजिट वाले रेक्टेंगल के कॉर्नर से ज्वाइन कर देना। मतलब क्या, जैसे सबसे बड़ा रेक्टेंगल ये दिख रहा है, अब इस रेक्टेंगल का ये जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर को उसके अपोजिट वाले रेक्टेंगल, ये अपोजिट है, इसके अपोजिट वाले कॉर्नर से क्या कर देंगे, अटैच कर देंगे। सिमिलरली इस रेक्टेंगल का जो ये जो अपोजिट कॉर्नर है, इस अपोजिट कॉर्नर, उसके अपोजिट वाले रेक्टेंगल की कॉर्नर से हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक ना। और इन दोनों से जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा, इस इंटरसेक्शन पॉइंट को हम क्या करेंगे, यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करेंगे तो जहाँ भी ये काटेगा, ये इसका क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। तो इसका मतलब, अच्छा आप स्केल लिख दीजिएगा। स्केल एक्स एक्सिस के लिए मैं ले रहा हूँ 2 सेंटीमीटर बराबर 20 और वाई एक्सिस के लिए मैं ले रहा हूँ 2 सेंटीमीटर बराबर 2, ठीक है ना। मोड कितना आएगा, मोड आपको आएगा कितना, आपका मोड आएगा 53 आंसर हो जाएगा। अच्छा, कभी कभार आपको क्वेश्चन में मॉडल लेंथ निकालने के लिए बोलता है। अगर मॉडल लेंथ निकालने के लिए बोलेगा तो भी आपका ये आंसर होगा। तो यहीं पर लिख लीजिए, मोड बोले निकालने के लिए या मॉडल लेंथ निकालने के लिए बोले, तो भी इसका आंसर क्या होगा, सेम होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो इस तरह से हम लोगों ने मोड भी खत्म कर लिया। चलिए तो फटाफट इसको नोट कर लीजिएगा, फिर से मैं रिकॉल कर देता हूँ। तो मोड वाले में आपका रॉ डेटा वाला क्वेश्चन एक होता है, जिसमें आपको सिंपली देखना है कि कौन सा डेटा सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, ठीक है ना। टेबुलेटेड डेटा में बस फ्रीक्वेंसी चेक करके बता सकते हैं कि कौन सा आंसर होगा। आपका जो ग्रुप डेटा होता है, इसमें थोड़ा सा मेहनत करना है, इसमें हिस्टोग्राम बनाना होता है। हिस्टोग्राम बनाने के बाद अब आपको सबसे जो बड़ा रेक्टेंगल होगा उसको लेना है और उस रेक्टेंगल के दोनों कॉर्नर को उसके अपोजिट वाले रेक्टेंगल के पॉइंट से, है ना, कॉर्नर से आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है। एक इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वहां से आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे, जहां पे कट करेगा वो उसका मोड कहलाएगा। समझ में आ गया बाबू। चलिए तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए। इस तरह से आपका मोड वगैरह भी खत्म हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग कुछ बोर्ड के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, मिसलेनियस क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक आपको टेबल दिया हुआ है जिसमें आपको मार्क्स दिया हुआ है और नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है, ठीक ना। और ये 25 स्टूडेंट्स का आपका टेबल दिया हुआ है, जिसमें आपको क्या करना है, मीन मीडियन मोड निकालना है। तीनों चीज़ आपको निकालना है, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखते जाइए। सबसे पहले हमको क्या निकालना है, मीन निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए याद कीजिए, आपका ये डायरेक्ट मेथड से बनेगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि मीन आप जो है स्टेप डिवीजन मेथड से निकालिए या फिर आप शॉर्टकट मेथड से निकालिए, कुछ भी नहीं बोला है। तो आप डायरेक्ट मेथड लगा सकते हो। तो डायरेक्ट मेथड के लिए आपका फर्स्ट कॉलम एक्स लिखते थे, जो कि कितना है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है एंड 10 है।
सही है। और सेकंड कॉलम में क्या लिखते थे, फ्रीक्वेंसी, जो कि कितना कितना है, 3 है, 9 है, 6 है, 4 है, 2 है और 1 है, ठीक है ना। ओके, अब आप इसको जोड़ लीजिए, सिग्मा एफ बराबर कितना आ रहा है, तो 9 3 12 6 18 है, 4 22 और 3 आपका 25 आ गया। फिर थर्ड कॉलम में आप क्या निकालते थे, सिग्मा एफ एक्स निकालते थे, क्या निकालते थे, एफ एक्स। 5 3 जा 15, 9 6 जा 54, 7 6 जा 42, 8 4 जा 32, 9 2 जा 18 और 10 1 जा 10। अब यहाँ से क्या निकाल लीजिएगा आप, सिग्मा एफ एक्स निकाल लीजिएगा, क्या निकाल लीजिएगा, सिग्मा एफ एक्स। तो सिग्मा एफ एक्स निकालिए, 5 4 9 9 और 2 11, 11 और 2 13, 13 और 8 13 और 8 कितना होगा बाबू, 21, 21 का कितना हो गया, 1 हो गया, बचा 2, 3 और 5 8, 8 और 4 12, 12 और 3 15, 15 160, 117 कितना आ गया, 171 आ गया। अब यहाँ से आप क्या निकालोगे, यहाँ से आप निकालोगे, पहला आपका आंसर आ जाएगा, मीन निकालना है। तो मीन निकालने जा रहे हैं, तो मीन का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, और सिग्मा एफ एक्स कितना आया है आपका 171 डिवाइडेड बाई कितना है 25 आया है। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिएगा, 25 से डिवाइड करना है इस नंबर को, तो आप क्या कीजिएगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 4 के 4 17 4 जा 68 होता है, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 6.84, पहला का आंसर आ गया। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर को क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। क्या निकालना है, क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए क्या चाहिए हमको, सी एफ चाहिए, इस तरह के क्वेश्चन में सी एफ चाहिए। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किसका निकालेंगे, एफ से निकालेंगे ना, तो 3 का 3 है, ठीक है ना, 9 और 3 कितना हो गया 12 हो गया, फिर 12 और 6 कितना हो गया 18 हो गया, 18 और 4 कितना हो गया 22 हो गया, 22 और 2 कितना हो गया 24 हो गया, और 24 और 1 कितना हो गया 25 हो गया। बिल्कुल आपने सही जोड़ा है कि आपका 25 है, यानी कि यहाँ पर मीडियन निकालने के लिए एन का वैल्यू कितना आया है 25। एन है क्या, ऑड या इवन, ऑड है, तो ऑड वाले में फॉर्मूला क्या लिखते हैं, एन प्लस 1/2th टर्म। अब आप यहाँ पे n का वैल्यू 25 डालिए, तो 25 प्लस 1/2th टर्म कीजिएगा, तो 25 प्लस 1 26/2 कितना होगा 13th टर्म हो जाएगा, 13th टर्म हो जाएगा। तो 13th टर्म आपको है, तो क्या करना है बाबू, देखिए ध्यान से देखिए, ये रहा 12 और ये रहा 18, तो 12 और 18 के बीच में आपका कौन सा नंबर डाला हुआ है, देखिए 12 18 के बीच में, 12 के सामने 6 है, 18 के सामने 7 है, 12 और 18 के बीच में 13 होता है, तो कौन सा लेंगे 7 लेंगे। कैसे लेंगे, क्यों लेंगे, सब मैंने आपको डिटेल में बताया है, ठीक है ना। चलिए, तो मीडियन भी निकल गया, और थर्ड आपको क्या निकालना है, मोड निकालना है। तो मोड तो आपको सिर्फ फ्रीक्वेंसी देख के बता सकते हो। देखिए किस डेटा का सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो आपका देखिए 9 दिख रहा है फ्रीक्वेंसी, यानी किसका है 6 का है, तो आप क्या लिखोगे, मोड बराबर 6 लिखोगे, और रीजन लिख देना कि जो फ्रीक्वेंसी है इसका कितना है 9 है। सो दिस इज योर आंसर। क्लियर हो गया, बड़ा आसान क्वेश्चन था। तो आपको ये चैप्टर खत्म होने के बाद क्या करना चाहिए, आपको क्वेश्चन रैंडमली लगाना चाहिए मॉडल पेपर से। आपके सेलिना की बुक में भी पीछे दिया हुआ ढेर सारा प्रैक्टिस एक्सरसाइज, आप वहां से भी ये लगा सकते हैं, और आपको देखना है कि बोर्ड के क्वेश्चन आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा। अगर बन रहा है, इसका मतलब आपका चैप्टर 24 पे कमांड हो चुका है। तो चलिए फटाफट इसको नोट कीजिए। अब हम लोग एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है, ठीक है ना। चलिए 2017 का क्वेश्चन है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ये आपका बोर्ड का क्वेश्चन है जो कि 2017 में आया था, ठीक है ना, जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था उस समय का क्वेश्चन है। सो देखिए यहाँ पर आपको 80 वर्कर्स का डेली वेजेस है, ठीक है, जिसका आपको एक टेबल दिया हुआ है, डेटा दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, ग्राफ पेपर का यूज करना है। देखो लिखा रहता है यूज ग्राफ पेपर, तो आप ग्राफ पेपर का ही यूज कीजिएगा, ग्राफ पेपर पे ही बनाना है, ठीक है। ग्राफ पेपर के हेल्प से ओजाइव ड्रॉ करना है और इन क्वेश्चन का जवाब देना है। अब ग्राफ पेपर पे जब ओजाइव ड्रॉ करोगे उसके लिए स्केल आपको दे दिया है, 2 सेंटीमीटर इक्वल 50 रुपीज़ लेना है एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 वर्कर्स लेना है, ठीक है ना। ओके, तो चलिए देखिए ड्रॉ करते हैं। सबसे जरूरी हमारा क्या है, पहले ओजाइव ड्रॉ करना। तो मैं यहाँ पर ओजाइव ड्रॉ करने के लिए मेरे पास इतना स्पेस है, इसी में ओजाइव ड्रॉ कर लूँगा। ओजाइव ड्रॉ करने के बाद मैं इसको मिटा दूंगा, क्योंकि हमको क्वेश्चन चाहिए, तो क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले ओजाइव ड्रॉ करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना होता है, मैंने आपको बताया है ना। चलिए देखिए, तो यहाँ पर सबसे पहले क्लास इंटरवल दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे क्लास इंटरवल लिख दूंगा, ठीक है ना। ओके, और यहाँ पर आपका जो है वो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा ये वाला, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी का कॉलम हो जाएगा, वो लिख दूंगा। और इसका तो जरूरत नहीं है, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं है।
सबसे पहले क्या होता है, हमको क्लास इंटरवल चाहिए होता है, फ्रीक्वेंसी चाहिए होता है, ठीक है ना, और क्या चाहिए होता है हमको, और हमको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ता है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना बहुत जरूरी है, तभी हम जो है क्वारटाइल निकाल पाएंगे, है ना, तभी हम मीडियन ड्रॉ कर पाएंगे, क्योंकि ओजाइव ड्रॉ करने के लिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। अब बताइए, कम्युलेटिव 2 के 2, 6 और 2 कितना हो गया, 8 हो गया, 8 और 12 20 हो गया, 20 और 18 38 हो गया, 38 और 4 42, 42 52 62 हो गया, 62 और 3 65 और 10 75 हो गया, 75 और 5 कितना हो गया, 80 हो गया। यानी n का वैल्यू कितना है आपका, 80 आ गया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब ओजाइव ड्रॉ करते हैं, जो है उसी में हम लोग करेंगे ना ड्रॉ, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर ओजाइव ड्रॉ करने के लिए जो स्केल दिया है उसी को समझ के करना है, ठीक है। क्या लिखा है, 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 रुपीज़। आपके ग्राफ पेपर में 1-1 सेंटीमीटर का कॉलम बना हुआ है, तो आप 2 सेंटीमीटर लीजिएगा, तो मैं यहीं पे मान लेता हूँ 2 सेंटीमीटर यहाँ पर है, ठीक है। तो कितना लेना है भाई, शुरुआत 400 से शुरू करना है, तो मैं यहाँ 400 लिखूँगा, ठीक है ना, 400, फिर ये हो जाएगा 450, फिर ये हो गया 500, फिर ये हो जाएगा 550, फिर हो जाएगा 600, फिर हो जाएगा 650, फिर हो जाएगा 700, फिर हो जाएगा 750, और फिर हो जाएगा 800। एक एक्स्ट्रा लिख देने से कोई आपका दिक्कत नहीं है। देखिएगा 50 का गैप है ना, 50 50 50 50 50 50 50 50 करेक्ट है। चलिए तो लिख दिया मैंने। अच्छा उसके बाद बताइए, यहाँ पे ग्राफ तो जाहिर सी बात ओरिजिन से शुरू तो होगा नहीं, गैप भी बहुत बड़ा है, तो जिगजैग तो आएगा ही। मैं पहले ही कर देता हूँ जिगजैग, इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है, ठीक है ना। ओके चलिए, उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पर। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हैं, आपको लिखा है कि 2 सेंटीमीटर और 10 वर्कर्स लेना है, तो मैं 10 ले रहा हूँ। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 10 20 30 40 50 60 70 80। एक एक्स्ट्रा लेने से कोई दिक्कत नहीं है। ले लिया मैंने, ओजाइव ड्रॉ कर लिया। ओजाइव ड्रॉ कर लिया, अरे कहाँ किया अभी, ओजाइव ड्रॉ करने के लिए अभी 2 चीज़ तो बाकी है, पॉइंट्स प्लॉट कीजिए। तो 450 और 2, तो ये रहा 450 और 2, यहाँ कहीं आएगा मान लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ कहीं आएगा मान लिया मैंने, ठीक है। फिर उसके बाद 500 और 8, 500 और 8, 8 आपका 10 से नीचे आएगा ना, तो मान लेता हूँ मैं यहाँ पर कहीं मान लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद 550 और 20, 550 और 20, 20 तो आपको साफ साफ दिया हुआ है, ये हाँ ठीक है बाबू। फिर उसके बाद कितना है 600 और 38, 600 और 38 38 38 38, तो इससे जस्ट नीचे यहाँ पे कहीं आएगा, ठीक है। 600 और 38 यहाँ पे कहीं आएगा, 40 से नीचे आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है 650 और 62, 650 और 62 62 62 60, ये रहा 60, इससे ज़रा से ऊपर जाएगा, ठीक है। और फिर 700 और 75, 775 75 तो इसके बीच में आएगा, 70 और 80 के बीच में आएगा, बिल्कुल यहाँ पर आएगा मान लेता हूँ, ठीक है। और फिर उसके बाद 750 और 80, 750 और 80 80 80 80 80 जस्ट आ गया आपका, यहाँ पर आ गया ना। अब ओजाइव शुरू कैसे करते हैं, फर्स्ट क्लास इंटरवल का जो लोअर लिमिट है वहां से शुरू करेंगे, और जो आखिरी क्लास इंटरवल उसका अपर लिमिट जो कि 750 है, तो 400 से शुरू होगा, फ्री हैंड से ड्रॉ करना है, ठीक है। ओके चलिए, ओजाइव मैंने ड्रॉ कर लिया, स्केल आपको ऑलरेडी दिया हुआ था, ठीक है ना। अब हमारा ओजाइव ड्रॉ कर लिया हमने। अब क्वेश्चन का जवाब देना है एक एक करके, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि इसको मुझे अब जरूरत है नहीं, है ना। हमको क्वेश्चन चाहिए था, क्वेश्चन हमारे पास ऑलरेडी है। चलिए एन का वैल्यू हमको पता है 80 है, ऊपर में दिखिए दिया हुआ 80 वर्कर्स, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए तो ओजाइव हमने ड्रॉ कर लिया। अब ओजाइव ड्रॉ करने के बाद अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया वो फटाफट करते जाइए। सबसे पहले आपसे क्या पूछा गया है, मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने के एन चाहिए, एन कितना है 80 है, इवन है कि ऑड है, इवन है, इवन है। तो आप मीडियन कैसे निकालोगे, इवन वाले केस में क्या लिखते हैं n/2 लिखते हैं, क्या लिखते हैं n/2 टर्म लिखते हैं, है ना। तो देखिए 80/2 कीजिएगा, कितना आएगा आपका 48 टर्म आएगा। अब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए, 40 है,
तो 40 से आप एक लाइन ड्रॉ करना, ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, ड्रॉ करो, ड्रॉ करो, ड्रॉ करो, ड्रॉ करो, ड्रॉ करो, ड्रॉ किया, ठीक है ना। और आपका ये जो है 600 और 650 के बीच में कहीं जाके काटेगा इसको, ठीक है। ओके, आप इसको ग्राफ पे ड्रॉ कीजिएगा तो आपको एग्जैक्ट जो है आपको आ जाएगा, लगभग लगभग आपको 605 के आसपास आएगा। देखो कैसे करेंगे, किसी को दिक्कत हो रहा है सर 605 कैसे पता चलेगा, देखिए बताता हूँ। आप ग्राफ पे बोलोगे ना तो इन दो डिवीजन के बीच में आपको कितना का गैप है, टोटल 20 का गैप होगा। सोचिए 20 का गैप है ना, 20 का गैप है, तो इसका मतलब टोटल 20 डिवीजन हो गया। तो एक डिवीजन कितने के बराबर होगा, 20। देखो क्या करेंगे, 50/20 हो जाएगा ना, डिफरेंस कितने का है, 50 का है, तो 50 हो गया डिफरेंस, और नीचे में टोटल डिवीजन कितना है, दो, टोटल 20 है। समझ रहे हैं, मैं फिर से बता दूं, देखिए ये दो का डिफरेंस निकाल लीजिएगा, आपको पता करना है कि 650 कैसे आया, 605 कैसे आया। 650 माइनस 600 कितना आएगा, 50 आएगा, डिफरेंस 50 आ गया। और आपको क्या करना है, किसी डिवाइड करना, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन जो कि 20 है। 20 क्यों लिया, क्योंकि 2 सेंटीमीटर लेना है, 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 डिवीजन होता है, तो 2 सेंटीमीटर के बीच में 20 डिवीजन, तो 50/20 की जगह 5/2 आएगा, यानी एक डिवीजन 2.5 के बराबर है। तो बताइए आपका एक डिवीजन 2.5 के बराबर, तो दूसरा डिवीजन पे जैसे ही काटेगा तो 650 आएगा ना, क्योंकि दूसरा डिवीजन 5 के बराबर, तो ये है 600, तो दूसरा डिवीजन कितना हो 605, इसी तरह से आपका बढ़ते जाएगा। समझ आया, ओके। चलिए तो ये आपका कितना निकलेगा, लगभग लगभग 605, किसी का 604 आ सकता है, किसी का 607 आ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं आएगा, इसके आसपास ही आएगा, और 100% आएगा। अगर आप सही से बनाओगे तो बिल्कुल आएगा, ठीक है। चलिए तो फर्स्ट का आंसर निकल गया 605। सेकेंड की बात करते हैं, सेकेंड में क्या निकालना है हम लोगों को, लोअर क्वारटाइल। लोअर क्वारटाइल एन क्या है हमारा, इवन की ऑड, इवन है, तो इवन है तो लोअर क्वारटाइल को Q1 से डिनोट करते हैं ना बाबू, तो Q1 बराबर क्या लिखेंगे आप, n/4 लिखेंगे, n/4th टर्म लिखेंगे, n की जगह 80 डालेंगे, 80/2 4 करेंगे तो 20th टर्म आएगा, कितना आएगा 20th टर्म, तो 20th टर्म ये रहा आपका, ठीक है ना, जो आपको डायरेक्ट जो है सीधे जाके 550 पे स्ट्राइक करेगा, सीधे हमला कर दिया किस पे, 550 पर, ठीक है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 550, 550 आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। चलिए अब थर्ड नंबर पे आते हैं। थर्ड नंबर में देखिए क्या बोल रहा है कि आपको नंबर ऑफ वर्कर्स निकालना है जो 625 से ज़्यादा हर दिन कमाता है। तो पहले 625 कितने कमाने वाले वर्कर वो निकाल लीजिए, यानी कि 625 किसके बीच में होगा, बिल्कुल 625 इसके बीच में होगा। तो यहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ कीजिएगा, यहाँ से, ठीक है ना, और आप क्या देखोगे, ये सीधा सीधा जाएगा, इस तरह से आपको निकलेगा, और ये जा करके आपको 50 पे सीधे काटेगा, ठीक है, 50 पे जाके काटेगा, ठीक है, ओके, इस तरह से करना है, ठीक। तो आप क्या देखोगे, आपको पता चल गया कि डेली 625 रुपीज़ अर्न करने वाले 50 वर्कर्स हैं, तो 625 से ज़्यादा अर्न करने वाले कितने होंगे, माइनस करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स हु अर्न मोर देन 625 रुपीज़ डेली इज इक्वल टू, कितना है, टोटल वर्कर से 80, 625 अर्न करने वाला 50 वर्कर्स है, सॉल्व करेंगे कितना आएगा 30 वर्कर्स आएगा, ये आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ओके चलिए ये आप नोट कर लीजिए। तो हम लोगों ने इसमें क्या देखा, हम लोगों ने यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन था ओजाइब का क्वेश्चन था, कैसे करना है आपको मैंने बता दिया है। इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया है। तो इस तरह के क्वेश्चन ये आते हैं आपके 4 नंबर से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, कभी कभार 6 नंबर का भी पूछा जाएगा। क्या इस क्वेश्चन को वापस बताने की जरूरत है, क्या नहीं जरूरत है ना, आसान था, बहुत ही आसान था ये, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग फटाफट एक बार इस पूरे चैप्टर का रिकॉल कर लेते हैं। तो देखिए आपका चैप्टर नंबर 23 मैंने आपको बताया था, जिसमें था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में मैंने आपको हिस्टोग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, ओजाइब कैसे ड्रॉ करते हैं वो सिखाया था, ठीक ना। तो छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना है। जैसे जब मैं आपको हिस्टोग्राम सिखा रहा था तो वहाँ पर आपको कुछ केसेस बन रहे थे, जैसे कि आपका एक केस था आपका किसका, कंटिन्यूस डेटा का, एक केस था आपका डिसकंटिन्यूस डेटा का। तो कंटिन्यूस डेटा में भी आपका मैंने जिगजैग वाला बताया था, जिगजैग आपको ध्यान रखना है, जिगजैग कब प्लॉट करते हैं उसको ध्यान रखना है। फिर आपका जो डिसकंटिन्यूस था उसके अंदर 2 तरह का क्वेश्चन था, एक था आपका डेटा इंक्लूसिव डेटा वाला क्वेश्चन जिसको एक्सक्लूसिव में चेंज करना होता है, उसमें एडजस्टमेंट फैक्टर की जरूरत होती है। तो एडजस्टमेंट फैक्टर कैसे निकालते हैं ये सब आपको अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद आपका एक क्लास मार्क वाला क्वेश्चन था, तो क्लास मार्क से हम लोग क्लास इंटरवल में कैसे जाते हैं, है ना, वो आपको मैंने बताया था, सब कुछ डिटेल में आपको मैंने
बता दिया है, तो उसको आपको निकालना, छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना है। फिर आपकी बात करते हैं ओजाइब की, तो ओजाइब में आपको कुछ बातों को ध्यान रखना है। ओजाइब के लिए क्या स्टेप्स है, आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ता है, आपको कोऑर्डिनेट प्लॉट करना होता है, कोऑर्डिनेट में एक्स कोऑर्डिनेट पे कौन सा लेना है, अपर क्लास लिमिट लेना है, इन सब बातों को ध्यान में रखना है, तब जाकर के आपका ओजाइब अच्छे से ड्रॉ होगा। समझ में आ गया। फिर हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 24 पर, जिसमें हमने मीन के बारे में देखा। मीन में आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनते हैं, सबसे पहले आपका स्टेप डिवीजन मेथड, शॉर्टकट मेथड और आपका जो है डायरेक्ट मेथड पे बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, टेबुलेटेड डेटा वाला और ग्रुप डेटा वाला। समझ आ गया, ठीक है। एक आध दो क्वेश्चन आपको कभी कभार छोटे क्लास का पूछ देता है, उसका चांसेस बहुत ही कम रखिए, ठीक ना। ओके, उसके बाद हम लोग मीडियन पर आते हैं। तो मीडियन में भी आपको देखा था दो तरह का क्वेश्चन बनता है, सॉरी तीन तरह का। एक आपका रॉ डेटा वाला, तो मीडियन में आपको डेटा को अरेंज करना जरूरी है, ठीक है ना। और उसके बाद आपका टेबुलेटेड डेटा, जिसमें आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना, तो इसके बीच का होगा तो ये वैल्यू होगा, इसके बीच का होगा तो ये, सब मैंने आपको डिटेल बताया है, ठीक ना। और मैं आपको सिर्फ पॉइंट बता रहा हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ाई किया है, ठीक है ना, और किन किन बातों का आपको ध्यान में रखना है। तो अगर आपको डिटेल में चाहिए तो हर चैप्टर का मैंने आपका जो है कॉन्सेप्ट का डिटेल में आपको बताया है, उस पार्ट को आप देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद आपका टेबुलेटेड डेटा का हो गया, उसके बाद आपका ग्रुप डेटा का बताया था। ग्रुप डेटा में ओजाइब ड्रॉ करना होता है, कहाँ पर ओजाइब ड्रॉ करना है ये भी ध्यान रखना। मीन में कहीं भी आपको ना हिस्टोग्राम बनाना है, ना कहीं आपको ओजाइब ड्रॉ करना है। आपको ओजाइब किस में ड्रॉ करना होता है, आपका मीडियन में ड्रॉ करना होता है, और आपको कहाँ ड्रॉ करना होता है, क्वारटाइल में ड्रॉ करना होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। और हिस्टोग्राम का यूज कहाँ पर आएगा, सिर्फ और सिर्फ मोड में आएगा। समझ में आ गया, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्वारटाइल देखा, तो क्वारटाइल में आपके जो है लोअर क्वारटाइल, अपर क्वारटाइल, है ना, आपका क्वारटाइल रेंज, सबका फॉर्मूला मैंने बताया। सेमी क्वारटाइल रेंज भी मैंने आपको बता दिया कि सेमी क्वारटाइल रेंज जब निकालने के लिए बोलेगा तो क्वारटाइल रेंज निकालना, उसको आप हाफ कर देना, 2 से डिवाइड कर देना, इससे आपको सेमी क्वारटाइल रेंज निकल जाएगा, ठीक है ना। इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं आपका जो है मोड की, तो मोड में तीन तरह का क्वेश्चन होता है, ए रॉ डेटा वाला, टेबुलेटेड डेटा वाला और एक आपका ग्रुप डेटा वाला। किस तरह से बनाते सब मैंने आपको अच्छे से बता दिया है, ठीक है ना। तो इन सब बातों को ध्यान से रखिएगा, छोटी छोटी बातें जो है उसको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये चैप्टर बड़ा आसान है, हार्ड नहीं है। आपको छोटी छोटी बातें को ध्यान रखिएगा तो अब आपका अच्छे से क्लियर होगा। जैसे जिगजैग कब लगाते हैं, है ना, आपका जब पॉइंट प्लॉट करते हैं ओजाइब में, तो आपका एक्स कोऑर्डिनेट पे क्या लेंगे, वाई कोऑर्डिनेट पे क्या लेंगे, ठीक ना। और भी बहुत सारी बातें हैं, आपके स्टेप्स वगैरह ध्यान रखना है, मीन का फॉर्मूला वगैरह ध्यान रखना है ना। मीडियन ड्रॉ करते समय, ओजाइब को ड्रॉ करते समय किन बातों को ध्यान में रखते हैं, ओजाइब शुरू कहाँ से होता है, अंत कहाँ पे होता है, इन सब छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना है, जो मैंने आपको सब कुछ डिटेल में बताया है, ठीक ना। तो इस तरह से आपका चैप्टर नंबर 23 और चैप्टर नंबर 24 खत्म हो चुका है। एक दो दिन के अंदर में आपको सेल्फ टेस्ट आ जाएगा, ठीक है ना। आप लोग सेल्फ टेस्ट नहीं लगा रहे, मैं जहां तक देख रहा हूँ, आप लोग सेल्फ टेस्ट लगाइए। मुझे पता है कि जितने बच्चे देख रहे हैं वो बच्चे जरूर लगाइए, मुझे उससे मतलब नहीं है कितने बच्चे देख रहे हैं, आप 5 देख रहे हैं, 1 देख रहे हैं, 2 देख रहे हैं। पहला बात, आप पूरा देखिए, आप स्किप करके मत देखिए, कोई फायदा नहीं स्किप कर देखने से। अगर आपको सच में अच्छा करना है, मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आप में से कोई एक बच्चा भी अगर सही से मेहनत करे, सेल्फ टेस्ट लगाए, ठीक ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, मुझे उसी से मतलब है, ठीक ना। मुझे इतना भीड़ से मतलब नहीं है, कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है मुझे नहीं पता, बट आपको बस मैं इतना कहना चाहूँगा, जो भी आप बच्चे देख रहे हैं ना, थोड़ा सा ध्यान रखिए कि मैं बहुत मेहनत करके आपको चीज़ दे रहा हूँ। मैंने एक संकल्प लिया है कि आपको 6 महीने में मैं सब कुछ दे दूंगा। पीसीएम का जितना भी, फिजिक्स में टोटल 12 चैप्टर हैं, केमिस्ट्री में टोटल 12 चैप्टर हैं, आपके मैथ्स में टोटल 25 चैप्टर्स है, कुछ भी आपका कम नहीं है, सबसे ज़्यादा सिलेबस भी है। जब मैं 6 महीने में कोशिश कर रहा हूँ हर दिन एक एक वीडियो टाइम पर देने का, तो आप भी कोशिश कीजिए। बहानेबाजी नहीं कि सर ये है वो है, अगर आप बहानेबाजी करोगे तो आपको दिक्कत ही दिक्कत होगा। मैंने आपको बोला भी है कि अभी समय है, आप कर लीजिए। समय जब निकल जाएगा ना, जब आपका जैसे ही दिसंबर खत्म होता है, जनवरी जब आएगा ना, तो उस समय आपके पास टाइम नहीं होगा, उस समय करो या मरो का सिचुएशन होगा। तो करो या मरो सिचुएशन में आप जस्ट पास कीजिएगा, खींच खाच के 80% के आसपास आएगा, बहुत मुश्किल से आएगा, ठीक है ना। और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करने का टाइम अभी है, अभी कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा तो जाकर के आपको फायदा होगा, ठीक है ना। बाद में टाइम कम रहेगा तो आपको कॉन्सेप्ट क्या, रट्टा मारोगे, रट्टा मार के कोई बेनिफिट ज़्यादा होता नहीं है। और ऐसे सब्जेक्ट में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की बात करें, इसको रट्टा मार के आप बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर सकते हैं, समझ रहे हैं। तो मेहनत कीजिए, और अभी से मेहनत कीजिए, आपका धीरे धीरे टाइम निकलते जा रहा है। देखिए अब आपका सितंबर भी लगभग लगभग खत्म ही हो गया। आज कितना सितंबर, 23 सितंबर के आसपास होगा, ठीक ना। तो
आपका जो है अब ये सितंबर में निकल जाएगा, फिर अक्टूबर आ जाएगा, फेस्टिव सीजन आ जाएगा। मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ आप लोग को सब कुछ देने के लिए। तो आप में से कोई एक स्टूडेंट तो ऐसा होना चाहिए जो मुझे लगे कि सेल्फ टेस्ट वगैरह लगा रहा है। अब आपको सेल्फ टेस्ट कहाँ पर, सब कुछ मैंने डिटेल में बताया है, ठीक ना। तो आपका कम्युनिटी सेक्शन में है, वहाँ पर केवल 24, देखो मैं अपने बातों का पूरा पक्का हूँ। मैंने बोला है सेल्फ टेस्ट आएगा तो आएगा, आ रहा है ऑलरेडी। आपको जो है मैंने 3 सेल्फ टेस्ट जो है मैथ्स का दे दिया, चैप्टर नंबर 21 का, चैप्टर नंबर 22 का, और आपका रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम का सेल्फ टेस्ट मैथ्स में मिल चुका आपको। उसके बाद आपका जो है फिजिक्स का चैप्टर नंबर 11 का सेल्फ टेस्ट मिल चुका है, ठीक ना। और आपका केमिस्ट्री का सेल्फ टेस्ट मूल कॉन्सेप्ट का बहुत जल्द आने वाला है, ठीक है ना। उसके बाद भी आपको आते रहेंगे। तो आपको सेल्फ टेस्ट आएगा और केवल 24 घंटे के लिए आएगा। मैं आपको अनलिमिटेड नहीं कर दूंगा, क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन में नहीं रहोगे तो कोई फायदा नहीं है। मैं अपने डिसिप्लिन का पूरा पक्का हूँ, ठीक है ना। तो 24 आवर्स के लिए रहेगा। सेल्फ टेस्ट कैसे लगाना है अब मैं ये डिटेल में नहीं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ शुरू में बताया जा चुका है। अगर आप जरा सा भी कदर करते हैं तो आपको मेहनत करना चाहिए, आपको वीडियो को देखना चाहिए कि सर ने क्या बोला है, ठीक है ना। एक बच्चा तो होगा पूरे इंडिया में, क्या एक बच्चा भी ऐसा नहीं है जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, जरूर देख रहे होंगे। तो एक बच्चा भी अगर देख रहा है, मुझे उसी के लिए खुशी है, ठीक है ना। सेल्फ टेस्ट जरूर लगाइए, तभी आपका बोर्ड का अच्छे से प्रिपरेशन होगा। आप लिखिए तो सही, आप कमेंट कीजिए तो सही। आपको डाउट आएगा, मैं डाउट क्लास दूंगा। अगर पॉसिबल हुआ, मैक्सिमम से मैक्सिमम कमेंट आ रहा है, तो मैं एक लाइव क्लास भी दे सकता हूँ जिसमें आपको सारा डाउट डिस्कस कर दूंगा, ठीक है ना। बट आपको एक्शन लेना पड़ेगा, सिर्फ मेरे एक्शन लेने से क्या होगा, ठीक है ना। चलिए, तो मेरा काम है समझाना, क्योंकि मैं एक सिर्फ आपको राह दिखा सकता हूँ, बाकी आप पे डिपेंड करता है आप कितना यूटिलाइज करते हो अपने टाइम को, ठीक ना। आप कितना मेहनत करते हो, ठीक है। ओके, चलिए। तो इस तरह से ये चैप्टर 24 खत्म हो गया। अब आपका जो नेक्स्ट मैथ्स क्लास होगा उसमें मैं आपको क्या बताऊंगा, प्रोबेबिलिटी बताऊंगा, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। चलिए, तो थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।